Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we have started chapter number 6 from class 6 new NCERT, and this chapter is from theme B. The name of the chapter is Beginnings of Indian Civilization. So we have already completed first part of this chapter. You can watch all the previous videos. The links are there in the description box. Now in this video, we are going to finish this chapter. So this is part 2, last part. So let us just see what is the next topic in this chapter. So we are going to learn about the water management. सो हमने अपने लास्ट पार्ट में हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था, जिसे हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, है ना। सो इसमें वाटर मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था थी, क्योंकि सिटीज हमने देखा घर बड़े बड़े बने हुए थे, है ना, सारी व्यवस्था थी। तो जो भी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता था उसका क्या करते थे लोग, उससे कैसे हैंडल करते थे, सो उसके बारे में अब जानते हैं। सो हड़प्पन गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनलीनेस। वो लोग साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे, वाटर को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए उसका बहुत ध्यान रखते थे। They often had separate areas for bathing in their homes. नहाने का जो एरिया होता था वो अलग होता था सब घरों में। These were connected to a larger network of drains. जो भी वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता था घर से, उस सब के लिए एक ड्रेनेज पैटर्न बना हुआ था जो कि वेस्ट वाटर को कलेक्ट करके और डिस्चार्ज करता था। So ड्रेन यानी कि जो नालियां होती हैं वो बनी हुई थी उस समय भी, इतनी पुराने समय की हम बात कर रहे हैं, which generally ran below the street and took the waste water away. जो गलियों के नीचे होती थी, इसका कहने का मतलब है कि जो भी ये नालियां बनी थी या ड्रेनेज सिस्टम थे वो कवर रहते थे, बहुत साफ सुथरा रहता था, क्लीनलीनेस पे वो लोग ध्यान देते थे और वो कवर्ड होती थी सारी नालियां ना, और ये वेस्ट वाटर को लेकर जाती। आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हैं 6.7 में ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है, लोथल एक जगह है गुजरात में, वहां का इस तरीके की नालियां बनी हुई थी। नाउ इन मोहनजोदारो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स। मोहनजोदारो जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सो वहां पर लोग पानी कहाँ से लेते थे पीने का या यूज करने का, सो कुएं थे जो ईंट के बने हुए थे, उससे पानी ये लोग निकालते थे और यूज करते थे। बट इन अदर रीजन इट मे हैव बीन फ्रॉम पोन्स नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रेजर्वोयर्स। लेकिन बाकी की जगह, मोहनजोदारो के अलावा जो बाकी की जगह थी वहां पे रेजर्वोयर हुआ करते थे। रेजर्वोयर मतलब जिसमें हम पानी जमा करके रख सके, संरक्षित करके रख सके। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। या तो ह्यूमन मेड हो सकता है कि मनुष्य ने कोई गड्ढा खोदा और उसको फिर अच्छे से साफ सफाई कर दी कि बारिश का पानी जब आएगा तो उसमें जमा हो जाएगा ना, बाद में यूज कर सकते हैं। या फिर कोई तालाब है पास में, कोई स्ट्रीम है, झरना है, सो इन सब से पानी लेकर लोग अपने डेली के काम करते थे। इन केस ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर है, ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में एक जगह है, वहां पर है। सो वहां पर लार्जेस्ट रिजर्वोयर मिला है जिसकी लंबाई कितनी है या जिसका मेजरमेंट कितना है, 73 मीटर्स इन लेंथ। अब यहीं पर धोलावीरा की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वोयर्स वर बिल्ट विद स्टोन और इवन कट इनटू रॉक्स। सो यहाँ पर 6 बड़े बड़े रिजर्वोयर्स मिले हैं। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये जो 6 हमें रिजर्वोयर मिले हैं धोलावीरा में, ये सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, सभी कनेक्टेड हैं और अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इनको कनेक्ट करता है ताकि पानी को अच्छे से संरक्षित किया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं धोलावीरा का जो भी रिजर्वोयर है उसकी इमेज दी हुई है, 33 मीटर है इसकी लेंथ, यहाँ आप देख सकते हैं। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया जाता था ताकि पानी को जमा करके रखा जा सके और जरूरत के समय यूज किया जा सके। नाउ अब आगे देखिए, यहाँ दिया है एज अ क्लास एक्टिविटी मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, अ स्कूल कॉरिडोर और अ प्लेग्राउंड विद द हेल्प ऑफ एनी मेजरिंग टेप। कंपेयर दीज लेंथ विद द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रिजर्वोयर इन धोलावीरा। आपको कोई भी एरिया अपने स्कूल का मेजरिंग टेप से नापना है और कंपेयर करना है कि ये जो धोलावीरा की जो रिजर्वोयर की लेंथ है उसके कंपैरिजन में एरिया कितना बड़ा है या कितना छोटा है। सो ये क्लास एक्टिविटी है, आप लोग आपस में मिलकर कर सकते हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, इमेजिन द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड सच अ नेटवर्क ऑफ रिजर्वोयर। अभी जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो इसको बनाने के लिए लेबर लगे होंगे, वर्कर चाहिए होंगे। सो हु डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गिव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन। तो आपको क्या लगता है किन लोगों ने बनवाया होगा इन लेबर को रख के, या किसने इन लेबर्स को इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ या ऐसा काम हमें करवाना है या ऐसा बनवाना है, कौन देता होगा ये इंस्ट्रक्शन। हाउ डू यू थिंक दे वर पेड फॉर देयर लेबर। और जो भी लेबर वर्क कर रहे हैं उनको पेमेंट कैसे मिलती होगी। यहाँ हिंट दिया है कि उस समय तो पैसे हुआ भी नहीं करते थे जैसे आज के डे में होते हैं कि किसी लेबर ने काम किया उसको बदले में हम पैसे दे देते हैं। उस समय पैसे भी नहीं थे तो फिर कैसे पे करते होंगे लेबर को। सिंस द रिजर्वोयर नीडेड टू बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, वाज देयर सम लोकल अथॉरिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज देयर मेंटेनेंस। और ये जो भी रिजर्वोयर पानी को रखने के लिए जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते थे उनको समय समय पर साफ सफाई भी करनी होती थी। तो क्या लगता है आपको कौन करवाता होगा ये साफ सफाई, कौन मेंटेनेंस का ध्यान देता होगा? व्हाट क्लूज डू वी गेट फ्रॉम ऑल दिस अबाउट द सिटीज रूरल एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन? तो हमें ये इमेजेस देख के या पढ़ के क्या फील आ रहा है कि कौन करता होगा, वहां का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता होगा? सो यूज योर इमेजिनेशन एंड डिस्कस विद योर टीचर। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो डिस्कस दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर नॉट ऑलवेज फाइनल। सो आपको अपनी इमेजिनेशन यूज करके डिस्कस करना है कि आखिर ये कैसे मैनेज होता होगा, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो इन एरिया के बारे में पता करते हैं, खुदाई करते हैं, एक्सकेवेशन करते हैं, वो भी इस तरीके के क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं। बहुत सारे आंसर उनको मिलते हैं, फाइनल नहीं होते सारे आंसर, बट हाँ ऑप्शंस बहुत सारे मिलते हैं कि शायद ऐसा होता होगा या ऐसा नहीं होता होगा। तो हम यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन से मैं एक आंसर यहाँ पर बताती हूँ, आप भी ऐसे सोच सकते हैं। सो अ लोकल अथॉरिटी लाइकली ऑर्गेनाइज द लेबर फोर्स इंश्योरिंग एफिशिएंट टास्क मैनेजमेंट। सो एक लोकल अथॉरिटी होती होगी, जैसे आज के समय में पंचायत है, सरपंच, पंचायत, जिला परिषद, ये आप लोग सुनते होंगे जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं, है ना। सो ये सब क्या है, ये हमारे एरिया को मैनेज कर रहे हैं, वहां का जो भी कामकाज है लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड वो कर रहे हैं। तो ऐसी कोई व्यवस्था उस समय भी होती होगी। एंड वर्कर्स मे हैव बीन कंपनसेटेड थ्रू बार्टर सिस्टम एक्सचेंजिंग गुड और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ मनी। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि पैसे तो होते ही नहीं थे, मनी था ही नहीं उस वक्त, तो इससे ये अंदाजा लगता है कि जो भी काम करता होगा लेबर उस वक्त, उसको बदले में कोई सामान दिया जाता होगा। बार्टर सिस्टम होगा। बार्टर सिस्टम में क्या होता है, हम ऐसी चीजें एक्सचेंज करते हैं जो एक दूसरे को जरूरत है, बाकी पैसे में पेमेंट नहीं करते हैं। नाउ नीड फॉर रिजर्वर मेंटेनेंस सजेस्ट अ स्ट्रक्चर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फोकस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर। और इसकी जो मेंटेनेंस है रिजर्वोयर की करने के लिए एक वेल मेंटेन्ड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होता होगा जो पब्लिक वेलफेयर यानी लोगों की भलाई से ऐसे जो कार्य जुड़े हुए हैं उनको करता होगा। Now let's see the next topic. What did the हड़प्पन्स eat? हड़प्पन्स क्या खाते थे उस वक्त, खाने पीने की क्या चीजें अवेलेबल थी? तो चलिए पढ़ते हैं। So they created many of their settlements along the bank of large or small rivers. हमने देखा था वो नदियों के किनारे अपने settlements यानी घर बनाया करते थे। This is logical choice, not just for easy access to water but also for agriculture, since rivers enrich the soil around them. ये एक logical choice थी कि नदियों के किनारे रहना है। एक तो इसलिए कि वाटर आसानी से मिल जाता था, बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते है ना। सो पानी आसानी से मिलता था, एक तो ये कारण था कि वो लोग नदियों के पास रहते थे। दूसरा कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता था, क्योंकि नदियां अपने साथ जो रेत बहा कर लाती हैं या जो भी मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा कर लाती हैं वो अपने किनारों पे जमा कर देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, फर्टाइल लैंड, फर्टाइल मतलब बहुत उपजाऊ भूमि होती है नदी के किनारे की, वहां पर कुछ भी उगाते थे वो लोग तो अच्छे से फसल बन जाती थी। सो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैव शोन दैट द हड़प्पन grew cereals like barley, wheat, some millets and sometimes rice in addition to pulses and a variety of vegetables. जो भी excavation हुई है उसमें archaeological findings ये बताती हैं कि उस समय के लोग बहुत सारे अनाज उगाते थे। बार्ले है, wheat है, राइस भी हमने देखी, राइस की भी खेती देखी है, then millets देखे हैं, तो ये सब उगाते थे। साथ में pulses भी, pulses क्या है, ये दाल जो हम बोलते हैं। So a category of crops that includes beans, peas and lentils, जो दाल होती है वो सब pulses का पार्ट होते हैं। Then variety of vegetables, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी वो लोग लगाते थे। So they were also the first in Eurasia to grow cotton, which they used to weave into cloths. So हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो पहले थे पूरे यूरेशिया में। यूरेशिया के बारे में हमने चैप्टर 1 या 2 में पढ़ा है, तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन से दो कॉन्टिनेंट मिलकर यूरेशिया बनाते हैं। सो पूरे यूरेशिया में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थे वो फर्स्ट थे कॉटन ग्रो करने वाले। जो कपास की खेती होती है वो सबसे पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन में ग्रो हुई, और इस कॉटन का ये लोग क्या करते थे, कपड़े बुनने के काम में लेते थे। दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग द प्लाउ, सम ऑफ विच कंटिन्यू टू बी यूज्ड बाय मॉडर्न डे फार्मर्स। सो उन्होंने बहुत सारे फार्मिंग के टूल्स डेवलप किए, जैसे आप यहाँ इमेज में देखिए। सो इस तरीके के हल, ये आप देख सकते हैं इमेज में, ये कहाँ से मिला है, हरियाणा में जगह है बनावली, वहां से मिला है। तो ये शो करता है कि उस समय के लोग हल के बारे में जानते थे, प्लाव जिसको हम बोलते हैं। तो उस वक्त खेतों को इससे तैयार किया जाता था। वैसे ये मिट्टी का है, ये खिलौने जैसा है, लेकिन खिलौने वही बनाए जाते हैं जैसे अभी आप लोग टॉय कार यूज करते हैं। तो क्यों है वो खिलौना टॉय कार, क्योंकि रियल में कार होती है, उसी का तो कोई वर्जन बनाया गया है ना। सो उस समय भी हल होते होंगे
होंगे, इनसे हमें पता चलता है इन खिलौनों को देखकर। इस तरीके के टूल्स भी उन्होंने डेवलप किए जो आज भी मॉडर्न डे फार्मर्स जो है इनको यूज करते हैं। दिस इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाज मैनेज्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेस। इंटेंस मतलब क्या होता है? बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे खेती होती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती थी, और ये ऐसा नहीं है किसी एक जगह पे हो रही है, बहुत सारी साइट्स पे, बहुत सारी गांव में एक्टिविटीज होती थी। देन एज नाउ द सिटीज कुड सर्वाइव ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल एरियाज रीच देम ऑन अ डेली बेसिस। अब देखिए आज के समय की भी अगर आप बात करें, तो सिटी में जो लोग रह रहे हैं वो तो खेती नहीं करते, वो तो सब्जियां नहीं उगाते। हो सकता है कुछ लोग किचन गार्डन थोड़ी बहुत सब्जियां उगाते हों, लेकिन इतनी बड़ी सिटी के पास सब्जियां अनाज ही कहाँ से आ रहा है? तो जो रूरल एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, वहीं पर किसान खेती कर रहे हैं आज के डेट में भी, है ना। तो वहां से सप्लाई होता है, सिटी में जो लोग रह रहे हैं उनके पास, वो लोग दुकान से खरीदते हैं चीजें, वो तो उगा नहीं रहे हैं। ऐसे ही उस समय भी जो गांव या रूरल एरियाज में लोग रहते थे, वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है बड़े लेवल पे करते थे, और वहां से सामान सिटी एरिया में पहुंचाया जाता था। सो हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजम्पशन and fished both in rivers and in sea. This is known from the large numbers of animal and fish bones found during excavation. जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, उन्होंने बहुत सारे पालतू जानवर भी रख रखे थे उनको मीट कंजम्पशन के पर्पस से, और वो लोग मछली भी पकड़ते थे नदियों में, समुद्र में, है ना। और ये कैसे पता चलता है हमें कि वो लोग फिश खाते थे या जो भी फिश का यूज वो लोग करते थे? क्योंकि जब एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई की गई आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वहां पर बहुत सारी एनिमल के बोन्स हमको देखने को मिलते हैं, हड्डियां, या फिर फिश की जो बोन्स होती है वो सब हमें मिलती हैं। देन व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? जो हड़प्पन लोग थे उनके जो कुकिंग पॉट्स हैं, कुकिंग पॉट्स मतलब खाना बनाने के लिए जो बर्तन यूज होते थे, उसमें क्या होता था? सो साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट्स हैव प्रोवाइडेड सम आंसर। साइंटिफिकली बहुत सारे एग्जामिनेशन हुए, टेस्ट हुए उन क्ले पॉट्स के, और तब जो आंसर मिला उससे हमें पता चलता है बोथ एक्सपेक्टेड वंस, डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड सरप्राइजिंग वंस सच एज remains of turmeric, ginger and banana. Clearly their diet was quite diverse. So उसमें सभी तरीके की चीजें मिलती थी। डेयरी प्रोडक्ट्स होते थे, यानी कि दूध, दही, छाछ, ये सब भी खाते होंगे वो लोग। और सरप्राइजिंगली और भी बहुत सारी तरीके की चीजें मिली, जैसे टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, अदरक, बनाना, केला, तो ये सब चीजें भी देखने को मिली। इससे क्या पता चलता है कि उनकी जो डाइट थी बहुत डाइवर्स थी, है ना। अब यहाँ दिया हुआ है, लेट अस एक्सप्लोर। इमेजिन यू कुक अ मील इन हड़प्पन हाउस। व्हाट डिश और डिशेस वुड यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव? जो भी आपने अभी पढ़ा, जो भी चीजें मिल रही हैं हड़प्पा में, उससे अगर आपको कहा जाए कि आप एक हड़प्पन हाउस में गए हैं टाइम ट्रेवल करके, तो आप क्या डिश बनाना चाहेंगे? तो चलिए एक मैं आंसर देती हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग अगर जाएं उस समय में तो क्या बना पाएंगे जो भी चीजें वहां दी गई हैं उससे। सो इन अ हड़प्पन हाउस आई वुड प्रिपेयर डिशेस बेस्ड ऑन अवेलेबल क्रॉप्स सच एज व्हीट एंड बार्ले। जो भी चीजें मौजूद हैं वहां पर हमने अभी देखी, जैसे गेहूं है, बार्ले है, तो इन चीजों को यूज करके मैं कुछ बनाऊंगी। जैसे अ सिंपल फ्लैट ब्रेड, या जिसे हम रोटी बोलते हैं, वो बना सकते हैं, जो कि गेहूं का आटा हम यूज करके बना सकते हैं। फिर दाल बना सकते हैं, लेंटिल्स दिया हुआ है ना। फिर उसके बाद वेजिटेबल सब्जी बना सकते हैं कोई सी भी। तो ये सब क्योंकि मसाले भी हमने पढ़े कि होते हैं और वो लोग सब्जियां भी उगाते हैं ना, तो ये सब मैं बनाती। दिस मील वुड रिफ्लेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द टाइम एंड यूटिलाइज कॉमन इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द इंडस वैली। तो जो भी मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, वो सभी चीजें वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि वो लोग क्या क्या उगाते थे और उस वक्त कॉमनली क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको वहां पर मिल सकते थे। तो अभी तक हमने खाने पीने से रिलेटेड चीजें पढ़ी। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रिस्क ट्रेड। ट्रेड क्या होता है? व्यापार। जो लोग थे उस वक्त बिजनेस कैसे करते थे, व्यापार कैसे करते थे, वो जानेंगे। ब्रिस्क मतलब होता है तेज, मतलब जैसे आपने सुना होगा व्यापार बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है ना। सो इसीलिए यहाँ पर ब्रिस्क वर्ड यूज हुआ है। सो व्यापार कैसा था उस वक्त, लोग बिजनेस क्या क्या करते थे, तो चलिए पढ़ते हैं। हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, other cities nearby or far away, but with other civilization and cultures within and outside India. आपको पता है ये लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज इतनी ज्यादा करते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में जो सिटीज हैं, उनके आसपास की सिटीज हैं, उनके साथ ही वो लोग व्यापार करते थे, नहीं, बल्कि इंडिया में या इंडिया के बाहर कोई और सिविलाइजेशन है, कोई और सभ्यता है, तो उनके साथ भी ये लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज करते थे। ये लोग बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्ट मतलब जो हम सामान बाहर भेजते अपने देश से, और इम्पोर्ट मतलब जब हम कोई सामान अपने देश में मंगाते हैं। सो वो लोग क्या क्या एक्सपोर्ट करते थे? ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरीज वगैरह जो होती हैं, टिम्बर, टिम्बर क्या होता है? लकड़ी से बनी कोई चीज, है ना। सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, जैसे
आप यहाँ कंघी देख सकते हैं। सो इस तरीके की चीजें एक्सपोर्ट होती थी। प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स, यहाँ तक कि ये भी कह सकते हैं हम गोल्ड यानी सोना, कॉटन, ये सब भी एक्सपोर्ट होते थे। खाने पीने की भी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं नीचे इमेज में। कार्नेलियन क्या होता है? अ रेडिश सेमी प्रेशियस स्टोन, एक पत्थर होता है जो कि बहुत कीमती होता है, रेड कलर का इस तरीके का दिखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज थी जो कि एक्सपोर्ट होती। प्रेशियस स्टोन है, ये कहाँ मिलता है? मोस्टली इन गुजरात। ओके, नाउ हड़प्पन क्राफ्ट्स people developed special techniques to drill them so a string could pass through them and to decorate them in a various way. So जो हड़प्पन क्राफ्ट पीपल थे, क्राफ्ट पीपल मतलब जो लोग इसको बनाना जानते थे, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, स्किल डेवलप कर ली थी, जो कि ये कीमती जो पत्थर है इसके अंदर एक छेद कर पाते थे और उसमें हम स्ट्रिंग धागा डालकर इसको वेयर कर सकते थे, लाइक नेकलेस और लाइक ब्रेसलेट, किसी भी तरीके से इसको यूज किया जाता था। दे ऑल्सो वर्कड conch shells into beautiful shell bangles which require sophisticated techniques as a shell is a hard material. So shell जो होते हैं सीप वगैरह, उनके बैंगल्स बनाए जाते थे, सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, उनको सजाया जाता था। So ये सारी टेक्निक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने डेवलप कर ली थी। Now what the हड़प्पन्स imported in exchange of the exported good is not so clear. So हम ये सामान तो भेजते थे जो अभी हमने पढ़ा है ना, लेकिन हम उसके बदले में मंगाते क्या थे, तो ये इतना क्लियर नहीं है। बट यहाँ दिया है कि इट प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर सिंस दिस मेटल वाज नॉट सो कॉमन बैक होम, क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर ज्यादा नहीं पाया जाता था, तो हो सकता है कि वो लोग कॉपर इंपोर्ट करते हों। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स एंड द सी फॉर मोर डिस्टेंट डेस्टिनेशन। सो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए वो लैंड के थ्रू भी जाते थे, मतलब पैदल चलकर थे, नदियों से भी जाते थे, समुद्र को भी क्रॉस करते थे। अब कितनी दूर जाना है उस पर डिपेंड करता है। दिस इज द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया। ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटीज थी, जिसमें समुद्र को भी पार करके लोग दूसरी सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए जाते थे, तो ये फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी है। इंटेंसिव मतलब बड़े लेवल पे, अभी मैंने आपको बताया था, है ना। और मैरीटाइम होता है समुद्र से रिलेटेड, ठीक है। सो मैरीटाइम एक्टिविटी में समुद्र से लोग जाकर व्यापार कर रहे हैं ना। सो इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पन सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ गुजरात एंड सिंध। इसीलिए बहुत सारे, क्योंकि हमें समुद्र से व्यापार करना है, जाना है, तो इसी वजह से बहुत सारी सिटीज जो हैं ये गुजरात और सिंध की जो कोस्टल रीजन है, कोस्टल रीजन मतलब जो समुद्र का किनारा होता है, समुद्र तट, है ना, तो वहां पर बसे हुए हैं लोग। लोथल, अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात, हैज अ सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of 2 football grounds. So लोथल जो जगह है गुजरात में, वहां पर आप देख सकते हैं मेजरमेंट दिया है, इसकी लेंथ है 217 मीटर्स और विड्थ है 36 मीटर्स, और ये 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। This basin must have been a dockyard that is structured used to receive and send boats for further transportation of goods. So ये जो स्पेस मिला है ये प्रोबेबली क्या हो सकता है? डॉकयार्ड हो सकता है। डॉकयार्ड बोला जाता है हिंदी में, बंदरगाह बोलते हैं, मतलब समुद्र के पास का एरिया जहाँ पे जहाज वगैरह को खड़ा किया जाता होगा या सामान अनलोड किया जाता होगा या दोबारा से ट्रांसपोर्टेशन के लिए सामान लोड किया जाता होगा जहाज पे, तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं डॉकयार्ड। सो लोथल में ये जगह मिली है, इसकी इमेज अभी हम देखेंगे। Now, such elaborate trade requires trader to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals, which have been excavated from many settlements. These seals were generally made of steatite, a soft stone that would be hardened through heating. देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। यहाँ पर सील की बात की गई है। सील क्या होता है? आजकल आप देखते हैं ब्रांडिंग, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है, सबका एक लोगो होता है, पहचान होती है कि ये लोगो दिख रहा है, अच्छा ये इस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है ना। तो ये लोगो क्या है? कंपनी की पहचान है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की पहचान है कि ये इसका प्रोडक्ट है। ऐसे ही उस समय में इतनी ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही थी, इतने ट्रेडर्स थे, तो सबके सामान की पहचान होना तो जरूरी है ना, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन सा किसका सामान है। तो उसके लिए इन्होंने सील डेवलप किया। अब ये बनते किससे थे? तो स्टीटाइट, एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको अगर हीट करो तो वो हार्ड हो जाता है, सो उसका ये बना होता था और इसको यूज किया जाता था। दे मेजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर्स विद, ये कुछ ही सेंटीमीटर के होते थे, ज्यादा बड़े नहीं होते थे, और इन पे एनिमल फिगर्स बने होते थे। अबव देम अ फ्यू साइंस दैट आर पार्ट ऑफ राइटिंग सिस्टम, और उस सील के ऊपर कुछ लिखा
हुआ होता था, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ना वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है. But that system and symbolic meaning of animal figures are yet to be understood. What is certain is that they somehow relate to trade activities. So जो भी उस पे लिखा होता था सील के ऊपर, वो पिक्चर फॉर्म में कुछ बनाया हुआ है. उनकी जो राइटिंग थी पिक्टोग्राफ यूज करके, यानी पिक्चर्स यूज करके वो लोग लिखते थे, लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सका है. लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि सील का यूज हम देख सकते हैं कि ट्रेडिंग पर्पस में वो लोग किया करते थे. अब जो हमने लोथल के डॉकयार्ड की बात की, ये देखिए कितना बड़ा एरिया है. इमेज में आपको इतना बड़ा दिख रहा है, रियल में ये बहुत बड़ा एरिया है. इसी के बारे में वहां पर बात की गई थी. नाउ यहाँ एक इन्फॉर्मेशन दी गई है. द हड़प्पन मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, अ सॉफ्ट मेटल. If tin is added to copper, the resulting metal is bronze, which is harder than copper. The Harappans used bronze to make tools, pots, and pans, and as we will see later, some figurines. So, हड़प्पन लोग जो थे उन्होंने अपनी आर्ट को इतना डेवलप कर लिया था कि वो कॉपर को यूज करना सीख गए थे कि कॉपर की वो क्या क्या चीजें बना सकते हैं. लेकिन क्योंकि कॉपर एक सॉफ्ट मेटल था, उसको हार्ड बनाने के लिए उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की जिसमें वो लोग टीन मिला देते थे, और इससे क्या नया प्रोडक्ट बन जाता था, ब्रॉन्ज. और क्योंकि ब्रॉन्ज जो है वो हार्डर होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो इसको ये लोग बहुत सारे टूल्स बनाने में, पॉट्स बनाने में, पेन्स बनाने में, और बाद में अभी आप देखेंगे फिगर्स भी बनाए जाते थे, यानी जो मूर्तियां होती हैं वो भी बनाई जाती थी. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. यही क्वेश्चन है जिसमें हम सील के बारे में समझने वाले हैं, जो अभी हमने पढ़ा. तो देखिए इस तरीके की हुआ करती थी सील. इसमें देखो ऊपर कुछ तो लिखा है पिक्टोग्राफ फॉर्म में, है ना, कुछ डिजाइन्स बने हैं, वो कुछ इनकी राइटिंग है जो कि हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं. और एनिमल मोटिव्स हुआ करते थे कि एनिमल की जो इमेजेस आप देख सकते हैं वो बनी हुई हैं. पहले वाली इमेज में देखेंगे आप एक यूनिकॉर्न है जिसकी एक ही सींग है, बीच वाले में आप बुल देख रहे हैं, और लास्ट वाले में क्या है, हॉर्न टाइगर. टाइगर है जिसकी सींग भी है ना. सो इस तरीके की सील्स हुआ करते थे जैसे आजकल लोगो हुआ करते हैं ना. नाउ ये एक्सप्लोर करना है. क्वेश्चन है, लुकिंग एट दीज 3 हड़प्पन सील्स विद सम राइटिंग साइन, व्हाट गोज थ्रू योर माइंड? वुड यू लाइक टू सजेस्ट एनी इंटरप्रिटेशन? लेट योर इमेजिनेशन रन. सो क्या लिखा हुआ हो सकता है इस पे, क्या लगता है आपको? आप अपनी इमेजिनेशन से बताइए. सो द हड़प्पन सील्स में इंडिकेट ट्रेड रिलेशनशिप और ओनरशिप अमंग इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज. हो सकता है इस पे कुछ ऐसा लिखा हो जो व्यापार में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए लिखा हो. जैसे अभी बहुत सारी टैगलाइंस बनाती हैं कंपनी अपनी अपनी, तो हो सकता है उस तरीके का कुछ लिखा हो. दे कुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस, सजेस्टिंग अ कॉम्प्लेक्स बिलीफ सिस्टम. ये भी हो सकता है कुछ ऐसा हो उस पे लिखा जो कि किसी रिलीजन से रिलेटेड हो या कल्चर से रिलेटेड हो. राइट. दीज सील्स डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग इन देयर सोसाइटी. सो उस वक्त क्या कम्युनिकेशन के तरीके थे, किस तरीके से लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो ये सब हो सकता है इसमें लिखा हो, है ना. इसका रिकॉर्ड कैसे रखते हो, ये सब चीजें लिखी हो. ये देखिए इस तरीके के आज के मॉडर्न सील जो होते हैं ना, इसको यूज करके हम मार्क करते हैं, तो इसको कहा जा रहा है. ओके. नाउ तो आप अपने हिसाब से यहाँ कुछ भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं जो आप फील कर रहे हैं. नाउ यहाँ इमेजेस दी गई हैं कुछ इंपॉर्टेंट की एंशिएंट लाइफ्स कैसी हुआ करती थी. सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थेड मेनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज्ड बाय हड़प्पन्स. ये बहुत सारी चीजें खुदाई में मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को जो कि बताती हैं कि उस समय का लाइफस्टाइल कैसा था. तो यहाँ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं डेली यूज की. जैसे ये एक ब्रॉन्ज मिरर है. मिरर यानी कांच जो आप देखते हैं फेस, वो है, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है. फिर ये पॉट देख सकते हैं आप, धोलावीरा से मिला है. फिर ये देखिए यहाँ पर फ्यू स्टोन वेट्स हैं जो आजकल आप बाट यूज करते हैं ना तौलने के लिए दुकानों पे, या सब्जी वाले लोहे का बाट यूज करते हैं. तो ये कुछ पत्थर हैं जिससे कि हो सकता है वो लोग कुछ वेट या तौलने का काम करते होंगे. सो यहाँ पर एक साइड में चिसल दिया हुआ है धोलावीरा से, जिसको हम यूज करके कोई चीज अगर तोड़नी हो या शेप देना हो तो उसमें यूज करते हैं. देन यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम बोर्ड दिया हुआ है, चेस्ट ऐसा कुछ आपको दिख रहा है ना. सो ये खेलने के काम ये आता होगा. देन टेराकोटा की एक विसल दी हुई है जो कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ है ना. तो ये सब चीजें उस समय की डेली यूज की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं. यहाँ पर कल्चरल और सिंबॉलिक कोई कोई चीजें दी गई हैं. जैसे ये देखिए एक स्टैचू मिला है प्रिस्ट का, हो सकता है किंग का स्टैचू हो, है ना, जो कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम अंदाजा लगा रहे हैं. फिर एक सील दी गई है, यहाँ देख सकते हैं स्वास्तिक बना हुआ है उस पे, है ना, ये साइन अभी भी हम लोग बनाते हैं. एक सील दी गई है डिपिक्टिंग अ 3-faced deity seated on a raised platform surrounded by powerful animals. ये सील ऐसे एक देवता को दिखाती है
है जिसमें उनके 3 फेस थे और उनके आइट साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे एनिमल्स बने हुए हैं पावरफुल, है ना। और ये रेस्ड प्लेटफॉर्म यानी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, तो एक ये सील मिली है। फिर ये देखिए यहाँ पे एक डांसिंग गर्ल मिली है, ब्रॉन्ज की फिगरीन है जो हमने अभी पढ़ा था कि ब्रॉन्ज का यूज वो लोग करना सीख गए थे, फिगर्स भी बनाते। फिर ये देखिए यहाँ पर टेराकोटा यानी मिट्टी की बनी हुई एक ये इस तरीके के नमस्ते पोजीशन में बैठी ग्रीन मिली है। फिर यहाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, ये एक पॉट पे डिजाइन है जो कि एक स्टोरी को सुना रहा है। नीचे जो डिजाइन बना है थर्स्टी क्रो की आपने स्टोरी सुनी होगी कि कैसे क्लेवर क्रो होता है जो पानी कम होने के बावजूद कुछ अपना दिमाग लगाता है और फिर पानी को ऊपर तक ले आता है और पी लेता है ना। सो कैसे अपनी प्यास बुझाता है, इसके ऊपर आपने स्टोरी पढ़ी होगी थर्स्टी क्रो की। नाउ ये जो भी हमने इमेजेस देखी इस बेसिस पे आपको बताना है कि इन एक्टिविटीज को देखकर आपको क्या लगता है कि हड़प्पन कल्चर जो होगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी। सो जैसे ऑब्जेक्ट्स हमने देखे, पॉटरी, टूल्स या वेट्स जो देखे, उनसे पता चलता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज का कितना इंपॉर्टेंस था हड़प्पन लाइफ में। और क्राफ्टमैनशिप या आर्टिस्ट्री जो वर्क चीजें हमने देखी, जो कारीगर थे उस समय के, उनकी स्किल्स को दिखाता है। और एग्रीकल्चर टूल्स जो हमने देखे जो खेती में यूज होते थे वो दिखाते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी और फुलफिल करती थी सभी नीड्स को जो सिटीज में अराइज होती थी फूड की। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला ये जो हमने पॉट पे स्टोरी देखी थी थर्स्टी क्रो से रिलेटेड, वो 4000 साल पुरानी है लगभग। तो आपको क्या लगता है ऐसी स्टोरीज इतनी पुराने समय से अभी तक कैसे याद है लोगों को? सो ओरल ट्रेडिशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग कुड हैव हेल्प प्रिजर्व दिस नैरेटिव ओवर सेंचुरीज। सो ये ओरली जैसे दादी माँ हमको कहानी सुनाती है, हम अपने आने वाली जनरेशन को सुनाते हैं। सो ओरली जो स्टोरीज हैं वो ट्रांसफर होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। और दूसरा रीजन है कि आर्टिफैक्ट्स, ये जो इस तरीके के हमें अवशेष मिल जाते हैं किसी भी चीजों के, ये हमें बताते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था और इसको हम लिंक कर सकते हैं प्रेजेंट के साथ या फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी जो भी कल्चर है उस चीजों को। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डांसिंग गर्ल की जो हमने इमेजेस देखी थी उसमें जो फिगरीन है उसका एटीट्यूड कैसा है ये बताना है। और इनके हैंड में आप देख सकते हैं बहुत सारी बैंगल्स इन्होंने पहनी है। सो इंडिया के अभी भी गुजरात और राजस्थान वाला जो पार्ट है वहां पर इस तरीके से चूड़ियां लोग पहनते हैं। सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं वो बताना है। और इस चैप्टर में एक जगह और ऐसी बैंगल्स पहनी हुई इमेज दी गई है, देखिए ये वाली है ना। सो इसके बारे में बताना है आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। सो इसको हम 3 स्टेप में आंसर करेंगे। पहला तो जी डांसिंग गर्ल की फिगरीन ये एक्सप्रेस कर रही है कॉन्फिडेंस और सेंस ऑफ सेलिब्रेशन इन हड़प्पन कल्चर, कि एक कॉन्फिडेंस शो हो रहा है उनके फेस को देखकर, है ना। और ये जो बैंगल्स इन्होंने पहने हैं इससे ये दिख रहा है कि जो इंडियन कल्चर है बहुत समय से जो एडॉर्नमेंट मतलब श्रृंगार का एक पार्ट रहा है ये चूड़ियां, है ना। और अभी भी लोग मॉडर्न इंडिया में भी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली बैंगल्स फाउंड इन दिस चैप्टर सजेस्ट कंटिन्यूटी इन कल्चर प्रैक्टिस ओवर टाइम। ये हमें ये दिखाता है, ये जो अलग वाली पिक्चर है, कि कैसे हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन है बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है और अभी भी है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंड और न्यू बिगिनिंग। ये जो सिविलाइजेशन हम पढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, ये 1900 बीसी आने तक क्या हुआ, इट बिगिन टू फॉल अपार्ट। इतने अचीवमेंट्स होने के बाद भी ये बिखरने लग गई, खत्म होने लग गई। क्यों? सिटीज वर अबंडन्ड वन बाय वन, इफ एनी इनहैबिटेंट रिमेन दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट। सिचुएशन इतनी बदलने लग गई कि सिटीज से लोग गांव की तरफ, रूरल एरियाज की तरफ जाने लग गए। और जो लोग शहर में रह भी गए थे उन्होंने भी रूरल लाइफस्टाइल अपना ली थी। इससे ये पता चलता है कि जो उस समय का गवर्नमेंट सिस्टम था या एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी फंक्शन करना बंद कर दी थी। ग्रेजुअली जो हड़प्पन्स थे, जो हड़प्पा में रहते थे, वो लोग सिटी से मूव होके रूरल सेटलमेंट्स की तरफ जाने लगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सो आर्कियोलॉजिस्ट इसके बहुत से फैक्टर बताते हैं। जैसे एक तो है वॉरफेयर या इन्वेशन, मतलब या तो युद्ध हुआ होगा या किसी ने आक्रमण किया होगा, सिटीज को तहस नहस कर दिया होगा। लेकिन ऐसा कोई ट्रेस वॉरफेयर के इन्वेशन का नहीं मिलता है हमें। इंडीड जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है इसमें आर्मी या वेपन जो होते हैं वॉर के वो सब नहीं देखने को मिले एविडेंस के फॉर्म में। सो हम कह सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन थी पीसफुल सिविलाइजेशन थी। लेकिन 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर लोग अग्री होते हैं। पहला तो ये कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, क्योंकि वर्ल्ड में 2200 बीसी के अराउंड बारिश बहुत कम हो गई थी। तो हो सकता है ड्रायर फेज आया हो, बारिश कम हो गई हो जिसकी वजह से खेती करना मुश्किल हो गया हो और सिटीज में फूड सप्लाई नहीं हो पा रहा हो, इस वजह से लोग गांव की तरफ मूव ऑन होने लग गए हों। या सेकंड यहाँ पे रीजन बताया जाता है कि जो सरस्वती रिवर थी वो सूख गई थी। सो सरस्वती रिवर के बैंक के अलोंग जो सिटीज थी जैसे कालीबंगन, बनावली, ये सब क्या हुए, अबेंडन, मतलब लोग खाली करके और ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जाने लगे। सो ये 2 फैक्टर लोग
एक्सेप्ट करते हैं कि हो सकता है इनमें से कोई एक फैक्टर हो। नाउ ऑल्दो सिटीज डिसअपियर हो गई थी, लेकिन हड़प्पन जो कल्चर है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इंडिया की जो दूसरी सिविलाइजेशन डेवलप हुई उसमें भी हमें देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नाउ हड़प्पन रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट बिकॉज a rural lifestyle give easier access to food and water than an urban lifestyle. Then as now cities depend on villages to provide food and sometime water. So ये लोग गांव की तरफ जाने लगे। इसका क्या रीजन लगता है? क्योंकि आज के समय में भी अन्न, पानी, ये चीजें हमें गांव के क्षेत्र में आसानी से मिल जाती हैं। सिटी वाले तो डिपेंडेंट रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों पर। सो ये इसलिए जाने लगे क्योंकि विलेज में ये सब चीजें इजिली एक्सेसिबल हैं, और उसके साथ इंटरडिपेंडेंस होता है अर्बन सेंटर्स का विलेजेस पे। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि गांव से चीजें आती हैं, विलेज एरिया से खाने की चीजें, सब्जियां, अनाज, तब जाके सिटी के लोग सरवाइव कर पाते हैं। ये आज के समय में भी हम देख सकते हैं ना। सो ये एक कारण रहा होगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स, हमने ये चैप्टर कवर कर लिया है। बुक की छोटी सी समरी है और एक्स्ट्रा नोट्स और समरी हम एक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.